यूनिट 5 अभ्यास सेट 8। तो अभ्यास सेट 8 यूनिट 5 का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफ एससी। तो यहाँ पर एससी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और एससी का मतलब है स्कूल एजुकेशन। तो एनसीएफ 2023 है तो इसको हम कहते हैं एनसीएफ एससी मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। तो जब एनसीएफ आया तो एनसीएफ आने से पहले जो इसकी कमेटी बनी थी, स्टीयरिंग कमेटी थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन क्या है, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्णा कुमार या प्रोफेसर कस्तूरी रंगन या प्रोफेसर जी राजा गोपाल। तो कौन थे एनसीएफएससी की जो एक कमेटी बनी थी, इसके चेयरपर्सन कौन थे। ठीक है, ए बी सी या डी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, एनसीएफ की जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी ये हेड थे। और हम एनपी 2020 की बात करते हैं तो उसकी भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके भी ये हेड थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ असेसमेंट इन द स्कूलिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीएफएससी 2023। कि एनसीएफएससी 2023 के अनुसार स्कूली शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, रटने की क्षमता को मापना, टू प्रमोट हायर ऑर्डर स्किल एंड लर्निंग, विद्यार्थियों में तनाव बढ़ाना, या योगात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, तो ऑप्शन को आपको अपने हिसाब से नहीं लिखना। एनसीएफ एससी 2023 में जो पूछा गया है तो हमें इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, कि एनसीएफ एससी 2023 के अनुसार जो मूल्यांकन है, असेसमेंट है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, रटने की क्षमता को मापना। तो क्या मूल्यांकन का उद्देश्य अगर आज के टाइम की बात करें तो क्या रटने पे आधारित होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सेकंड है टू प्रमोट हायर ऑर्डर स्किल एंड लर्निंग, के उच्च क्रम कौशल और सीखने को बढ़ावा देना। थर्ड देखते हैं विद्यार्थियों में तनाव बढ़ाना। तो क्या इस तरह का आज के टाइम में देखोगे कि उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थियों में तनाव को बढ़ा देना। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। और अगर डी का अगर देखेंगे योगात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए जब हम योगात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं ना, तो योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो आज के टाइम के अगर हिसाब से हम देखें तो आज का जो मूल्यांकन सिस्टम है ना, ठीक है, मूल्यांकन जो प्रणाली है वो योगात्मक मूल्यांकन पर एंड टर्म जो एग्जामिनेशन होते हैं उस पर ध्यान इतना केंद्रित नहीं करता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, टू प्रमोट हायर ऑर्डर स्किल एंड लर्निंग। कि एनसीएफ एससी 2023 की अगर हम बात करें तो चाहे हम असेसमेंट की बात करें या मूल्यांकन की बात करें, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि बच्चों में उच्च क्रम कौशल और सीखने को बढ़ावा देना। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा है कि एनसीएफ एससी 2003 में उल्लिखित आकलन के 3 दृष्टिकोण क्या हैं। व्हाट आर द 3 अप्रोचेस टू असेसमेंट मेंशन इन एनसीएफ एससी 2023। तो यहाँ पर असेसमेंट के 3 अप्रोचेस के बारे में पूछा है जिसका जिक्र एनसीएफसी 2023 और एनपी 2020 में किया गया है। तो असेसमेंट के 3 अप्रोचेस कौन से हैं, देखते हैं। ऑप्शन 1 असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग या आफ्टर लर्निंग। की असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट आफ्टर लर्निंग है। या बी असेसमेंट ऑफ नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। सी की बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। या डी की अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट। तो अलग अलग ऑप्शन है और एनसीएफसी 2023 के अनुसार, ठीक है, असेसमेंट के 3 अप्रोचेस कौन कौन से होने चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सी, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। ठीक है,
अब देखिए इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो इसका बेसिक कंसेप्ट समझना आपको आपके लिए बहुत जरूरी है। असेसमेंट एज लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है सेल्फ असेसमेंट, और सेल्फ असेसमेंट किसका काम है? बच्चे का खुद का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर असेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? बच्चे की खुद की है। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है स्व मूल्यांकन, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट। और फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग की हम बात करते हैं तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। मतलब क्लास में टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बच्चों से जो क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है, ताकि ये पता चल सके बच्चा कितना सीख रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो क्लास में पढ़ाई के बीच में जो बच्चों का आकलन होता है तो उसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन इसको कह सकते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें, सीखने का आकलन, तो इसका मतलब एंड टर्म एग्जामिनेशन से, जिसे हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, योगात्मक आकलन या मूल्यांकन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज सिर्फ आप दिमाग में रख लेंगे तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड टर्म एग्जामिनेशन, जिसको समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो असेसमेंट क्लास में टीचिंग लर्निंग के टाइम बीच बीच में हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है बच्चे अपना जब खुद से सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य निरंतर फीडबैक प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षण एवं अभ्यास को समर्थन प्रदान करना है, ठीक है। तो किस प्रकार के आकलन का उद्देश्य है? निरंतर फीडबैक प्रदान करना तथा विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षण एवं अध्ययन अभ्यास को समर्थन प्रदान करना, ठीक है। इसको ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए। विच टाइप ऑफ असेसमेंट एम्स टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक, तो यहाँ पर ऑन गोइंग फीडबैक की बात कर रहे हैं, मतलब फीडबैक क्लास में जो टीचिंग लर्निंग हो रही है उस टाइम जो बच्चों का असेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है। एंड सपोर्ट बेटर स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस, कि क्लास में जब टीचिंग लर्निंग चल रही होती है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बीच बीच में पढ़ाई के बीच में जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो असेसमेंट है उसे क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, या समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब एंड टर्म एग्जाम है, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग जहाँ पे बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट करता है, समेटिव असेसमेंट एंड टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ए और डी दोनों सेम है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब इसको ऑन गोइंग फीडबैक क्लास में टीचिंग लर्निंग के टाइम में ये होता है, ठीक है। इसको सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं, इसको रचनात्मक आकलन भी हम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा है कि एनसीएफसी 2023 में उल्लिखित वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की एक प्रमुख चुनौती क्या है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? व्हाट इज अ की चैलेंज ऑफ द करंट असेसमेंट सिस्टम मेंशन्ड इन एनसीएफएससी 2023। तो आज के टाइम में जो अगर मूल्यांकन की हम बात करते हैं, मूल्यांकन प्रणाली की बात करते हैं, तो एक प्रमुख चुनौती क्या है? मूल्यांकन रटने की शिक्षा को बढ़ावा देता है। असेसमेंट प्रमोट्स रोट लर्निंग। असेसमेंट इज टू फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, की मूल्यांकन योग्यता आधारित सीखने पर बहुत अधिक केंद्रित है। मूल्यांकन बहुत विविध है और इसमें मानकीकरण का अभाव है, या असेसमेंट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल फीडबैक टू स्टूडेंट, की मूल्यांकन विद्यार्थियों को सार्थक प्रतिक्रिया प्रदान करता है, ठीक है। तो एनसीएफसी 2023 की बात करते हैं तो इसमें क्या है? मूल्यांकन प्रणाली की एक प्रमुख चुनौती आज के टाइम में क्या है? तो क्या है आज के टाइम में अगर हम चुनौती की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मूल्यांकन रटने की शिक्षा को बढ़ावा देता है, मूल्यांकन योग्यता आधारित सीखने पर बहुत अधिक केंद्रित है, तो बी तो कोई चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। सी की बात करते हैं, मूल्यांकन बहुत विविध है और इसमें मानकीकरण का अभाव है, ठीक है। तो असेसमेंट इज टू डाइवर्स। और डी की बात करते हैं तो असेसमेंट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल फीडबैक टू स्टूडेंट, तो ए भी नहीं होगा, ये भी तो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर अगर ए और सी की बात करें तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा दोनों में देखें ना चैलेंज है कि असेसमेंट प्रमोट्स रोड लर्निंग की। आज की हम बात करें तो देखिए एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है कि आज का जो टाइम है, जो टेस्ट होते हैं, जो पेपर होते हैं, तो वहाँ पे रोड लर्निंग, ठीक है, समझ की जगह रट्टा लगाने पे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है। तो असेसमेंट प्रमोट्स रोड लर्निंग, मूल्यांकन या आकलन रटने की शिक्षा को बढ़ावा देता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि व्हाट डज एनसीएफसी 2023 रिकमेंडेड टू रिड्यूस द स्ट्रेस
of board examination at grade 10 and grade 12 कि एनसीएफएससी 2023 ग्रेड 10 और ग्रेड 12 मतलब क्लास 10 और 12 में बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए क्या सुझाव देता है? क्या सुझाव देता है? पाठ्यक्रम में अधिक विषय शामिल करें क्या? ये ऐसा मतलब ऐसा कोई सुझाव दे सकता है कि अगर स्ट्रेस कम करना हो तो और सब्जेक्ट बढ़ा दो, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड, बोर्ड परीक्षाओं में रटने पे ध्यान देना, ये तो बिल्कुल एक नेगेटिव आंसर हमें लग रहा है, ठीक है? बोर्ड परीक्षाओं की आवृत्ति बढ़ाएं, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन की बोर्ड एग्जामिनेशन और ज्यादा किए जाएं, या डी परीक्षाओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखें। तो देखिए सबसे जो पॉजिटिव आंसर यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है कि व्यू एग्जामिनेशन एज लर्निंग एक्सपीरियंस, की परीक्षाओं को स्ट्रेस के रूप में ना देखा जाए बल्कि परीक्षाओं को एक सीखने के अनुभव के रूप में देखा जाए कि परीक्षा आ रही है मतलब इसका मतलब है कि हमने अभी तक की जो पढ़ाई की है, हमने कितनी पढ़ाई की है, हमने कितना सीखा है, तो इसकी जांच का टाइम आ गया है। तो मतलब परीक्षाओं का एक तरह से स्वागत करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। तो जब यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्ट्रेस जो है, एक तरह का जो तनाव है 10th 12th के जो बोर्ड एग्जाम है उसको कम करने के लिए क्या सुझाव दिया जाए, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा जाए, परीक्षाओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखा जाए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीएफएससी 2023, कि एनसीएफसी 2023 के अनुसार रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए रचनात्मक आकलन का उद्देश्य देखने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि जो रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है जो क्लास में चल रहा है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग के बीच में शिक्षण अधिगम के दौरान क्लास में चल रहा है, टीचर बार बार बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है देखने के लिए कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं आया। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी क्या कहा गया है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो अब जब हमें इसका कंसेप्ट आता है तो अब क्वेश्चन जो पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देख लेते हैं। टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, कि शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना, किसी पाठ के अंत में विद्यार्थी सीखने का मूल्यांकन करना, टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ अ लेसन, टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ बेंचमार्क, कि टू सर्टिफाई स्टूडेंट लर्निंग, विद्यार्थी सीखने को प्रमाणित करना। तो देखिए सीखने को प्रमाणित करना बिल्कुल नहीं है जब हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, ठीक है, यहाँ कंपैरिजन भी यहाँ पे नहीं आएगा। और जब टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ अ लेसन, तो जब हम एंड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे योगात्मक आकलन या सम्मेटिव आप इसको कह सकते हैं कि आखिरी में बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं, रचनात्मक आकलन की बात करते हैं, तो मतलब क्या है? सीखने और शिक्षण और सीखने में सुधार की निरंतर प्रक्रिया, ऑनगोइंग फीडबैक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि एनसीएफसी 2023 के अनुसार किस चरण में मूल्यांकन मुख्य रूप से अवलोकन पर निर्भर होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, और बच्चों पर स्पष्ट परीक्षण और परीक्षाओं का बोझ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने एनपी 2010 में पढ़ा था, अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़े हमने, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी की बात की, मिडिल स्टेज की बात की, सेकेंडरी स्टेज की बात की, तो उसमें से कौन सा स्टेज ऐसा था जहाँ पे परीक्षा कहा गया कि बच्चों पर बुक का, परीक्षाओं का किसी तरह का कोई बोझ नहीं डाला जाना चाहिए? तो वहां पर क्या था कि फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्टेज पर ये बात की गई कि फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों पर परीक्षाओं का, बुक का, इस तरह का कोई बोझ नहीं डालना। तो यहाँ पर जो असेसमेंट होना चाहिए ना, टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फाउंडेशनल स्टेज, आधारभूत चरण, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें 9 में क्या पूछा गया है कि एनसीएफसी 2023 के अनुसार प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज की बात की है। प्रिपरेटरी स्टेज, व्हाट शुड असेसमेंट एट द प्रिपरेटरी स्टेज फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू एनसीएफएससी 2023? तो कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव असेसमेंट होना चाहिए, व्यापक योगात्मक मूल्यांकन, या असेसिंग रेडीनेस टू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी का आकलन, या मूल्यांकन विधियों में विविधता को बढ़ावा देना, या इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट की मानकीकृत परीक्षण शुरू करना। देखिए जब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करते हैं ना, तो ये तो इसका तो आप मान के चलो कि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो और प्रिपरेटरी स्टेज की बात करते हैं तो क्लास
3 टू 5, तो इसका तो संबंध कोई इससे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, तो यहाँ पर भी इससे कोई इसका संबंध नहीं होगा, ठीक है? और जब हम कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव असेसमेंट की, तो इसको एंड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं, तो इन तीनों को तो हम बिल्कुल हटा ही देते हैं। और प्रिपरेटरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं, तो किस तरह के असेसमेंट को फ़ोकस करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि प्रिपरेटरी जो स्टेज है, ठीक है? एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ से बच्चों की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रमोटिंग डाइवर्सिटी इन असेसमेंट मेथड की मूल्यांकन विधियों में विविधता को बढ़ावा देना, अलग-अलग तरीके से बच्चों से बच्चों रिटन एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, ओरल एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, बच्चों से अलग-अलग एक्टिविटी करवाएँ, ठीक है? बच्चा अलग-अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे, तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, तो उस बेस पर अलग-अलग मूल्यांकन के तरीके होने चाहिए, ठीक है? और ऊपर के अब ए, बी और डी हम देखते हैं, तो देखिए डी और बी तो टोटल बोर्ड परीक्षाएँ हैं। ए की बात करें तो एंड टर्म एग्ज़ामिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, वो सी होगा, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि एनसीएफएससी 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए? व्हाट शुड असेसमेंट एट द सेकेंडरी स्टेज फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू एनसीएफएससी 2023, माध्यमिक मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है? तो किस पर आधारित होना चाहिए, किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, रोट लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? डाइवर्सिटी इन असेसमेंट मेथड की मूल्यांकन विधियों में विविधता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, या डी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटी, वैचारिक समझ और उच्च क्रम क्षमताएँ। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? जब हम क्लास 9 से लेके 12th की बात करते हैं, ठीक है? तो रोड लर्निंग की बिल्कुल नहीं है, डाइवर्सिटी इन असेसमेंट मेथड की यहाँ पे बात करें तो ये तो प्रिपरेटरी स्टेज की बात की गई, ठीक है? और कंटीन्यूअस ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसका जो ऑब्जर्वेशन का जो संबंध था वो किससे था? आपका फाउंडेशनल स्टेज, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जब बच्चा एक लेवल पे आ जाता है ना, धीरे-धीरे उसकी समझ बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाती है, तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो भी चीज़ें हैं, जो कांसेप्ट बच्चा उसको समझे और उनकी जो सोच समझ की जो क्षमता है ना, बिल्कुल धीरे-धीरे हाई लेवल पे जानी चाहिए, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटीज़ किसके लिए? सेकेंडरी स्टेज के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, क्लास 9 से लेकर क्लास 12, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि एनसीएफसी 23 में समग्र प्रगति कार्ड का उद्देश्य क्या है? पहले हम इसको मार्कशीट भी आप कहते थे ना, लेकिन अब धीरे-धीरे उसका नाम बदल गया होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। जिसमें बच्चों का ओवरऑल, क्योंकि मार्कशीट कहते थे तो उसमें सिर्फ अलग-अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, और जब हम प्रोग्रेस कार्ड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं ना, ठीक है? समग्र प्रगति कार्ड बोलते हैं, मतलब बच्चा स्कूल में पूरे साल भर में अलग-अलग एक्टिविटी किया, अलग-अलग पढ़ाई-लिखाई, उसके अलावा और भी जो खेल-कूद है, ठीक है? तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसलिए इसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हम कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? टू रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करना, केवल विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करना, मूल्यांकन को पूरी तरीके से खत्म करना, या माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और विकास में शामिल करना, टू इन्वॉल्व पेरेंट इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, जब हम पर्पज ऑफ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात करते हैं एनसीएफ 2023 के अनुसार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, टू इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, कि माता-पिता को बच्चों की शिक्षा और विकास में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में क्या पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट बीइंग स्टेज एप्रोप्रिएट एज रिकमेंडेड बाय एनसीएफसी 2023। तो मतलब देखिए, यहाँ पर जो 4 स्टेज बताए गए हैं, फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है? फाउंडेशन स्टेज 3 साल से लेकर 8 साल तक, ठीक है? केजी, नर्सरी और वो क्लास 1 2, और प्रिपरेटरी मतलब क्लास 3 4 5, मिडिल मतलब 6 7 8, और सेकेंडरी मतलब 9 10 11 12। तो जो अलग-अलग स्टेजेस हैं, ठीक है? तो इन अलग-अलग स्टेजेस पे जो असेसमेंट बच्चों का हो रहा है, आकलन जो बच्चों का हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अलग-अलग स्टेज पे जो आकलन है, अलग-अलग स्टेज हैं, तो उस हिसाब से बच्चों को अलग-अलग तरीके से उनका मूल्यांकन करना है, उनका आकलन करना है, तो इसका उद्देश्य क्या है? टू मेक असेसमेंट मोर चैलेंजिंग, कि असेसमेंट को मोर चैलेंजिंग और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाना, तो देखिए ये तो नहीं होगा। सभी चरणों में मूल्यांकन में एकरूपता सुनिश्चित करना, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन असेसमेंट अक्रॉस ऑल स्टेज, यूनिफॉर्मिटी नहीं,
ठीक है, डाइवर्सिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। विद्यार्थियों के विकासात्मक चरणों के साथ मूल्यांकन को संरेखित करना या कुछ चरणों में मूल्यांकन को समाप्त करना, तो डी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों के विकासात्मक चरणों के साथ मूल्यांकन को संरेखित करना, कि धीरे 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 जैसे बच्चों का जिस तरह से विकास हो रहा है उस तरफ से जो इवेल्युएशन जो है, असेसमेंट है, उसमें भी डाइवर्सिटी आनी चाहिए। उनके विकास के अकॉर्डिंग बच्चों का मूल्यांकन आकलन किया जाए। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम जाते हैं। तो 13 में क्या पूछा है कि एनसीएफसी 2023 वर्तमान बोर्ड परीक्षा प्रणाली को किस प्रकार देखता है? हाउ डज एनसीएफसी 2023 व्यू द करेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम? होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक समग्र शिक्षण अनुभव के रूप में, मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेटिंग सब्जेक्ट के विषयों को समाप्त करने के तंत्र के रूप में, विद्यार्थियों के बीच गहरी चिंता के स्रोत के रूप में, एज अ सोर्स ऑफ डीप एंजाइटी अमंग स्टूडेंट, या एज अ कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए, जब एनसीएफसी 2023 की बात करते हैं ना, तो ये वर्तमान जो बोर्ड की परीक्षा है उसको क्या देखता है? विद्यार्थियों के बीच गहरी चिंता के स्रोत के रूप में, क्योंकि आप सबने भी बोर्ड का एग्जाम दिया, जैसे ही बोर्ड के क्लासेस में आप जाते थे, ठीक है, क्लास 10th में बोर्ड होता था, 9th में पहुंचते थे, तब से ही एक प्रेशर हो जाता था कि नहीं नहीं, अब अगले साल बोर्ड का एग्जाम है, अभी से अच्छी तैयारी करो। ठीक है, 12th में आ गए तो फिर घर का प्रेशर अलग, सोसाइटी का प्रेशर अलग, स्कूल का प्रेशर अलग। तो एनसीएफसी 2023 जो वर्तमान बोर्ड परीक्षा प्रणाली है उसको क्या देखता है? विद्यार्थियों के बीच एक गहरी चिंता के रूप में देखता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब 14 में क्या पूछा है कि एनसीएफसी 2023 के अनुसार आकलन में मुख्य रूप से क्या मापना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एनसीएफसी 2023, व्हाट शुड असेसमेंट प्राइमरी मेजर? योग्यता और सीखने का परिणाम, कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम, रोट मेमोराइजिंग स्किल, स्टूडेंट डाइवर्सिटी, टीचर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, एक अच्छा आंसर जो हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम, की बच्चों की कितनी योग्यता है, सीखने के परिणाम। ठीक है, कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा, लर्निंग आउटकम क्या है। तो मेन जो इसका जो फोकस है, मेन जो मेजरमेंट है, ए होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो 15 में क्या पूछा है? अब यहाँ पर एनसीएफ 2005 की हम बात करेंगे। तो एनसीएफ 2005 मेनली रिकमेंडेड कि एनसीएफ 2005, ठीक है, देखिए, एनसीएफ 2000 को रिप्लेस करके एनसीएफ 2005 आया और एनसीएफ 2005 को रिप्लेस करके एनसीएफसी 2023 आया। ठीक है, तो 23 के बारे में हम जान चुके हैं। अब अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करते हैं, तो एनसीएफ 2005 मेनली रिकमेंडेड कि एनसीएफ 2005 में 2005 के मुख्य रूप से निम्नलिखित सिफारिश की, क्या की? रिड्यूसिंग टीचर पीपल रेशो, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को कम करना, विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा के लिए बेहतर फंडिंग, बेटर फंडिंग फॉर स्कूल एजुकेशन, या कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, या विद्यालय के बुनियादी ढांचे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए, जब हम एनसीएफ 2005 की बात करते हैं ना, तो इसने मुख्य रूप से क्या सिफारिश की कि ज्ञान को सिर्फ स्कूल तक, बुक तक नहीं रखना है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या पूछा है कि राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसने तैयार की? तो देखिए, जब हम एनसीएफ की बात करते हैं ना, तो इसकी तैयारी का, इसको बनाने का मुख्य जिम्मा किसके पास होता है? एनसीईआरटी के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा है कि एनसीएफ 2005 के संदर्भ में क्या सुझाव दिया गया? स्पोर्ट एजुकेशन, खेल शिक्षा, सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, टीचर सेंट्रिक टू चाइल्ड सेंट्रिक, शिक्षक केंद्रित से बाल केंद्रित, और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, जब हम एनसीएफ 2005 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया था। बदलाव क्या आया कि पहले था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, जहां पर सिखाने की जो मुख्य जिम्मेदारी थी शिक्षक की थी, लेकिन एनसीएफ 2005 में जो फोकस किया गया, टीचर सेंट्रिक टू चाइल्ड सेंट्रिक, की अब जो सीखने की जिम्मेदारी होगी वो बच्चों की खुद की होगी। टीचर बच्चों को सिर्फ अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, टीचर बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, लेकिन जो सीखना है वो बच्चों का काम होगा, वो बच्चों की जिम्मेदारी होगी, जिसमें टीचर क्या करेगा? बच्चों की हेल्प करेगा। तो इसलिए जब हम 17 की बात करते हैं, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, अब हम 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एनसीएफ 2005
डैश पर केंद्रित है। एनसीएफ 2005 फोकसेस ऑन टू रिक्रूट क्वालिफाइड टीचर की योग्य शिक्षकों की भर्ती करना, लर्निंग विदाउट बर्डन, टू इम्प्रूव एम्बियंस ऑफ द स्कूल की स्कूल के माहौल को बेहतर बनाना, या टू प्रमोट स्पोर्ट्स एजुकेशन की खेल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2025 में क्या चीज फोकस किया गया? लर्निंग विदाउट बर्डन, की बिना बोझ के सीखना। ठीक है, बच्चों की स्कूल का जो स्कूल बैग का जो वजन है उसको कम किया जाए, बच्चों पर जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर है उसको कम किया जाए, और बच्चा खेल खेल में सीखे, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी प्रेशर के चीजों को सीखे, चीजों को जाने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि किस दस्तावेज में विद्यालय स्तर पर केवल पाठ्य पुस्तकों के अलावा रोचक पुस्तकों के उपयोग और पढ़ने को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने की बात की गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना एक चीज और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर क्या पूछा है कि किस दस्तावेज में विद्यालय स्तर पर केवल पाठ्य पुस्तकों के अलावा, मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर फोकस नहीं करना, उसके अलावा जो रोचक रोचक जो पुस्तकें हैं, ठीक है, उनके उपयोग और पढ़ने के विकसित करने और लोकप्रिय बनाने की बात की गई है। ठीक है, कोठारी कमीशन, एनईपी 1986, एनसीएफ 2005 या एनईपी 2020। तो यहाँ पर देखिए जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2005। ठीक है, क्यों? अब देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि एनसीएफ 2005 में फोकस किया गया है कि नॉलेज को, ज्ञान को बच्चों के आम जीवन से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, सिर्फ बुक के भरोसे ना रहें बच्चे, उनके आम जीवन, स्कूल के बाहर के ज्ञान से जोड़ा जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं जब आपको इन चीज़ों का जब बेसिक पता चल जाएगा ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ का राइट आंसर है एनसीएफ 2005। आगे हम बढ़ते हैं। किस दस्तावेज ने स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव को अनिवार्य गति के रूप में पेश किया? वी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस वर्क एक्सपीरियंस एज अ कंपल्सरी एक्टिविटी स्कूल लेवल की वर्क एजुकेशन। ठीक है, हम कार्य शिक्षा की बात, कार्य अनुभव की बात करते हैं तो उसको मतलब कि बच्चों को जब स्टार्टिंग से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे दिया जाए, जहाँ पे बच्चा खुद से चीजों को कर कर सीखे। ठीक है, तो किस में बात की गई? कोठारी कमीशन, आचार्य राममूर्ति, एनसीएफ 2005 या यशपाल कमेटी? तो राइट आंसर क्या है? एनसीएफ 2005 में इस पर फोकस किया गया कि जो वर्क एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव है, उसको विद्यालय में अनिवार्य गति के रूप में उसको सिखाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि पाठचर्या का बोझ कम करने के बाद भी आलोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है, यह विचार किस दस्तावेज द्वारा व्यक्त किया गया? ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी इनहेंस इवन आफ्टर रिड्यूसिंग करिकुलर लोड। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग करिकुलर लोड, तो और हमने एनसीएफ 2005 में अभी क्या बात की थी? लर्निंग विदाउट बर्डन। तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक दूसरे क्वेश्चन को भी हम पढ़ के ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ के भी हम आंसर ठीक से कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2005, बोझ रहित अधिगम। ये बच्चे सीखें लेकिन बिना प्रेशर के, बिना किसी बोझ के चीजों को सीखें, चीजों को जानें। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया? एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चिल्ड्रन की राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार बच्चे क्या आर पैसिव रेसिपेंट ऑफ कंटेंट डिलीवर बाय टीचर, की शिक्षकों द्वारा दी गई सामग्री में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, अपने सीखने को विनियमित करने की क्षमता नहीं रखते, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लिखकर याद करने के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। तो देखिए एनसीएफ 2005 में अभी हमने बात की थी टीचर सेंट्रिक से चाइल्ड सेंट्रिक, शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित। अब जब विद्यार्थी केंद्रित की बात करते हैं तो विद्यार्थी केंद्रित में तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है कि शिक्षक ने जो पढ़ा दिया, जो दे दिया, बच्चे ने वही किया। नहीं, एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर का काम हेल्प करना है, बच्चा अपने खुद से सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने सीखने की विनियमित करने की क्षमता नहीं रखते, ये भी ऐसा नहीं है। ठीक है, एनसीएफ 2005 की बात करते हैं तो किस पर फोकस करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म पे करता है। ठीक है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे करता है। तो यहाँ पर टीचर हेल्प करेगा, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। तो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका बच्चा निभाता है। कौन कहता है? एनसीएफ 2005। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि गलतियां भी अच्छी होती है। ठीक है, एक अलग लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं इसको ही। एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है, गलतियां अच्छी होती हैं। ठीक है, गलती मतलब गलती है बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? एरर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों? विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में
करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो देखिए, इस तरह का अगर हम बात करते हैं ना, तो इस तरह की तो सोच बिल्कुल नहीं रखता है एनसीएफ 2005। ठीक है। आगे, प्रोवाइड अ वे टू द टीचर्स टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन, की शिक्षकों को बच्चों को डांटने का एक तरीका, ये भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ऑप्शन। ठीक है। कई बार आप ऑप्शन को पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि नहीं, इससे एक पॉजिटिव हमें नहीं लग रहा। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं है, तो मतलब वो मोस्टली हम देखते हैं कि वो आंसर नहीं होता। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगता है ना, उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, सारे ही आंसर है, लेकिन देखो उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको क्या लगता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करते हैं। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चिल्ड्रन थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। या डी, प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, की कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए जगह प्रदान करते हैं। तो डी भी इसका नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चिल्ड्रन थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, की बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करते हैं, क्योंकि गलतियां करेंगे तो हम कहते हैं ना कि गलतियों से भी इंसान सीखता है। ठीक है। तो गलतियों को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए, एक लर्निंग के रूप में देखा जाए कि आपने गलती की। ठीक है, आप फेल हुए तो क्या रीजन रहा, आपने क्या गलती की। ठीक है। और उन गलती को सुधार कर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं, तो 24 में क्या पूछा गया है कि राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधार शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से सुधार सुझाया जा सकता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन, खुली किताब परीक्षा, कॉन्टिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन, या ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबोव, उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है। ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो ये तो सिद्धांत है, ये तो 2005 एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है। बी, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, तो ये भी है, बिल्कुल है। सी की बात करते हैं, लर्निंग की पद्धति से सीखने को सुगम बनाया जा सकता है, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है 2005 का। फोर देखते हैं, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध बनाना, तो ये भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, रटने की पद्धति से सीखने को सुगम बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। राइट राइट आंसर यहाँ पर क्या है, सी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या पूछा है, राष्ट्र पचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित को अधिक महत्व दिया गया है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस, तो किस पर ज्यादा जोर दिया गया है, किस पे ज्यादा फोकस किया गया है, फिजिकल रिसोर्सेज, क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर्स, ज्ञान के संदर्भ में बच्चों के लिए डिजाइन किए गए अनुभव, या डी अगर बात करें, बच्चों के लिए डिजाइन किए गए अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार, एक्सपीरियंसेस डिजाइन फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर राइट आंसर, जब चाइल्ड सेंट्रिक की हम बात करेंगे, तो एक्सपीरियंसेस डिजाइन फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या पूछा है कि राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से कौन से परीक्षा सुधारों को सुझाव देती है। ठीक है, कक्षा 10वीं की परीक्षा वैकल्पिक, विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश परीक्षा जो होनी चाहिए वैकल्पिक होनी चाहिए, या सभी। तो देखिए 2005 के बाद ना एक बहुत बड़ा जो चेंज आया, कि पहले हम देखते थे कि जो 10th का बोर्ड का एग्जाम होता था ना, 10th से ही, 10th में बोर्ड है, 12th में बोर्ड है, लेकिन 2005 जब एनसीएफ आया तो आगे चलकर धीरे धीरे इसी की सुझावों के आधार पर जो 10th का जो एग्जाम है ना, उसको ऑप्शनल बना दिया गया। ठीक है, आगे चल के बच्चों की मर्जी होती थी कि उनको 10th बोर्ड के रूप में जिनको देना होता था देते थे, और जिनको बोर्ड के रूप में नहीं देना होता तो वो अपने स्कूल में ही इसको देते थे। तो एनसीएफ 2005 के सुझावों के बाद ही आगे चलकर जो 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसको क्या बना दिया, वैकल्पिक बना दिया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, कि राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ को प्रेरित करती है।
ठीक है? तो इसमें मुख्य फ़ोकस क्या है? बिहेवियरिज़्म पे है, कंस्ट्रक्टिविज़्म पे है, कॉग्निटिव थ्योरीज़ पे है, ह्यूमनिज़्म पे है। तो देखिए, जब हम 2005 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो मेन फ़ोकस है, ये पूरा जो एनसीएफ 2005 है, किस पर केंद्रित है? कंस्ट्रक्टिविज़्म पे है। यहाँ पर क्या कहा गया कि सिखाना टीचर की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चा अपने खुद के एफ़र्ट से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है? अपने ज्ञान की रचना करेगा। टीचर क्या करेगा? बच्चों को सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करेगा, बच्चों की हेल्प करेगा। तो जो 2005 है ना, किस पे आधारित है? कंस्ट्रक्टिविज़्म पे, रचनावाद पर आधारित है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब एनसीएफ 2005 किस पाठचर्या ढाँचा में संशोधित है? ठीक है? तो देखिए, एनसीएफ 2005 से पहले कौन-सा एनसीएफ आया था? 2000 आया था। तो 2000 को रिप्लेस करके 2005 एनसीएफ आया, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 2000, ठीक है? एनसीएफ 2000, क्योंकि 2000 के रिप्लेस करके 2005 आया था, ओके? आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में क्या पूछा है कि एनसीएफ 2005 की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके जो चेयरपर्सन थे, कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर अरविंद या प्रोफेसर गोपाल गुरु, कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर यशपाल, ठीक है? तो ये हमारा 30 क्वेश्चन का एक सेट था, जिसमें हमने एनसीएफ 2005 और एनसीएफसी 2023 के बारे में अच्छे से जाना, समझा। अब इसके बाद हम जो आपका यूनिट 2 रह गया है, तो उसको यूनिट 2 के जो भी अलग-अलग टॉपिक्स हैं, तो उसको भी हम एमसीक्यू के थ्रू जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।